हाँ जी। क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। कैसे हैं आप सब? चलिए, बहुत 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 स्वागत है पहला सीए इंटर की इन रिवीजन क्लासेस के अंदर। ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका अटेम्प्ट मई 2023, मई 2023 जिनका अटेम्प्ट है। ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड हैं। इन क्लासेस के अंदर हम 100% सिलेबस करेंगे। द आंसर इज जी हां, 100% सिलेबस करेंगे। इन क्लासेस के अंदर हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन भी करेंगे। देखो, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, अब 1 घंटे की क्लास है, उसके अंदर सब कुछ तो हो नहीं सकता, तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। जिनके पास मेरी बुक है अच्छी बात है, नहीं है मैं चैप्टर वाइज डालता जाऊंगा लिंक। जैसे आज की क्लास के नीचे लिंक डल जाएगा और आप वहां से बुक ले सकते हैं। बुक का लिंक डला होगा, पीडीएफ डला होगा, वहां से आप ले सकते हैं। पीडीएफ डला होगा, ठीक है ना। क्लास नंबर 1 के नाम से फोल्डर होगा। अगली बात, क्या इनके अंदर और क्या क्या होगा? इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, मैं बता दूं कि सबसे बड़ी विशेषता इस क्लास की यह होगी कि इस क्लास के अंदर जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, जैसे ही 30 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अप्रैल की 2 या 3 तारीख को हम लोग टॉप के 50 क्वेश्चन करेंगे, टॉप के 50 क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे लगता है कि आप एग्जाम में जाकर सरप्राइज नहीं होंगे उसके बाद कि अच्छा ये क्वेश्चन कहां से आ गया, जो मुझे लगता है। बाकी लेटेस्ट सी ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, मुझे लगता है। और टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग सीए इंटर के लिए मई 2023 अटेम्प्ट के लिए करेंगे, ठीक है जी। चलिए, आज जो मैं चैप्टर अब शुरू करने वाला हूं, जो आज से शुरू होगा, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है जनरल मीटिंग। क्या नाम है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक चैप्टर है बड़ा सा जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एक और बात, सर हम आपसे पढ़े नहीं हुए तो भी क्या हम ये क्लास अटेंड कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर आप किसी भी टीचर से पढ़े हुए हो उसके नोट्स लेके बैठ जाओ। इनफैक्ट अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़े हुए हो, सामने स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाओ और सारा कॉन्सेप्ट बस मेरे साथ रिकॉल करवाते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अच्छा, मैं वापस आ रहा था चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वैसे, और ये चैप्टर सेक्शन 88 से लेकर 122 तक है। बट हम लोग इसमें जनरल मीटिंग का पोर्शन करने जा रहे हैं अभी सबसे पहले आज, तो यानी कि सेक्शन 96 से लेकर 122 तक। ठीक है, मुझे 1 मिनट देना, दरवाजा बंद कर दूं। तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो आप जिनकी भी बुक आपके पास है वो निकाल लीजिए। जिनकी भी बुक आपके पास है, नहीं तो स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो कॉपीज में नोट्स लिखवाए हुए हैं, वो नोट्स निकाल लीजिए, ठीक है जी। और लीजिए ईश्वर का नाम और ये मन में प्रार्थना कीजिए कि ये क्लासेस आपको वो दे पाए जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। और मेरी कोशिश, मेरे पूरे प्रयत्न आपके लिए रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 96। आ जाइएगा सेक्शन 96, जो कि एजीएम का सेक्शन है, एनुअल जनरल मीटिंग। मैं निकालने के लिए टाइम दे रहा हूं, आप आराम से निकाल लीजिए। सेक्शन 96 पे आ जाइएगा। सेक्शन 96, ये जो असाइनमेंट मैं यहां यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास मेरी बुक है तो ओपन कर लीजिए, मेरे नोट्स ही ओपन कर लीजिए। और बाकियों के लिए मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, यहीं पे इस क्लास के नीचे लिंक में डला होगा, ठीक है जी। चलिए, सेक्शन 96 सुनिए जाए। देखो जी, कंपनी की 2 तरीके की मीटिंग्स हो सकती हैं। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि कब होती है? हर साल होती है। एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि हर साल होती है। फिर एक मीटिंग होती है जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। ये कब होती है? ये शायद कभी हो, शायद कभी ना हो, ऐसा होता है, मतलब कभी कभार होती है। ओके। कंपनी के दो तरीके के बिजनेस, कंपनी के दो तरीके के एजेंडा होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होते हैं स्पेशल बिजनेस, जिसकी चर्चा हम सेक्शन 102 के अंदर करने वाले हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चले, अब ये सब कॉन्सेप्ट मुझे अब 96 में काम आएंगे। सबसे पहली बात, क्या हर कंपनी को एजीएम करनी पड़ती है? हाँ, यानी कि साल में एक मीटिंग तो ये होती ही होती है। ओके, एवरी कंपनी, मगर एक कंपनी को छोड़कर। क्या? अदर देन अ 1% कंपनी। तो यानी कि 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसकी मीटिंग कैसे होगी? वो 122 के अंदर, सेक्शन 122 में करेंगे। बाकी हर कंपनी को क्या हर साल एजीएम करने की जरूरत है? द आंसर इज यस, साल में एक एजीएम होनी ही होनी चाहिए। अब सवाल उठा, सर एजीएम कब तक होनी चाहिए? देखो जी, इसके लिए मैं एजीएम के कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है कंपनी की जिंदगी की पहली पहली एजीएम, पहला पहला ला ला ला, कंपनी की जिंदगी की पहली पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? लॉ कहता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर अंदर। कंपनी की पहली के अलावा सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? लॉ कहता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर पिछली मीटिंग से 15 महीने के अंदर अंदर। मतलब पिछली मीटिंग कौन सी? पिछली एजीएम से 15 महीने के अंदर, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। तो रिकॉल करो, मैंने कहा जी एजीएम दो तरीके की हो सकती है। एक होती है पहली फर्स्ट एजीएम और एक होती है सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब तक होती है? मन में रिकॉल करो, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक होती है? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और 9 मंथ्स और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। ठीक हो गई इतनी बात भी? अरे भाई बोलो ना हाँ। तो ठीक है, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो भी पहले डेट आ जाए तो वहां पर आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए। अच्छा, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पावर होती है कि वो जो भी लास्ट ड्यू डेट निकलती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां डेट निकली 10 सितंबर और ये डेट निकली 6 अगस्त, तो विच एवर इज अर्लियर मतलब 6 अगस्त। तो अब आरओसी के पास पावर होती है कि जो भी लास्ट ड्यू डेट निकलती है इस तरीके से, इन दोनों का विच एवर इज अर्लियर करके, उसमें वो 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है। कितना एक्सटेंशन? मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन। पर एक बात ध्यान रखना, क्या कभी फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन मिलता है? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट एजीएम में कभी एक्सटेंशन नहीं मिलता। एक्सटेंशन किस में मिलता है? एक्सटेंशन केवल और केवल और केवल और केवल सब्सिक्वेंट एजीएम में मिलता है। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो ना हाँ। अरे भाई बोलो ना हाँ। अगली बात, जब मैं फर्स्ट एजीएम की बात करता हूं तो क्या यह पॉसिबल है कि जिस साल में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस साल कंपनी की एजीएम ना हो? यस, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर हुआ है, से फॉर एग्जांपल नवंबर 2022 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो कंपनी की फर्स्ट एजीएम कब होगी? नवंबर 22 में तो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, फाइनेंशियल ईयर मार्च 23 में खत्म होगा, तो 23 में ही होगी ना। तो क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट एजीएम के केस में यह पॉसिबल है कि जिस ईयर में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस ईयर में कोई एजीएम हो ही ना? यस, वेरी मच पॉसिबल। वेयर द कंपनी हेल्ड फर्स्ट एजीएम एज पर द अबव प्रोविजन, देन इट शैल नॉट बी नेसेसरी कि उस ईयर में ही एजीएम हो। आप अगले साल में भी एजीएम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेम ईयर में एजीएम हो। आई होप क्लियर है इतना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टाइम, डेट एंड प्लेस पर आते हैं। टाइम, हाँ जी, एजीएम का समय क्या होना चाहिए? एजीएम का समय क्या होना चाहिए? द आंसर इज 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक एजीएम होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात, ये जो 9 से 6 का टाइम है, ये मीटिंग के स्टार्ट होने का टाइम है या कंक्लूड होने का? द आंसर इज मीटिंग के स्टार्ट होने का। तो यानी कि एजीएम का शुरू होने का वक्त है 9 बजे से 6 बजे तक, परंतु एजीएम खत्म कब होगी इसके बारे में लॉ मेकर ने कोई चर्चा नहीं की है। मेंबर भावनाओं में बह गए तो बह गए, और क्या, फिर कौन रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद कहता है एजीएम कहां पर होगी। लॉ कहता है एजीएम होगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहां पर होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर किसी भी और प्लेस पे या सिटी टाउन और विलेज में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। तो दोबारा बोलता हूं, एजीएम कहां पर होगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या किसी भी और प्लेस पे या सिटी टाउन और विलेज में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना सम अदर प्लेस, सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये शब्द नहीं लगता। एक बार दोबारा बोलूं, प्लेस क्या होगा? आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बोलो, प्लेस क्या होगा एजीएम का? मैंने कहा जी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा पड़ रहा है या किसी कारण से वहां पे मीटिंग नहीं हो सकती है, तो फिर मीटिंग कहां होगी? विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। परंतु जैसे ही मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करता हूं, तो गवर्नमेंट कंपनीज में ये शब्द हैं सच अदर सिटी, टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। इन वर्ड्स की जगह क्या लिखा जाता है? सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। तो यानी कि अगर आपको कहा जाए कि गवर्नमेंट कंपनी में प्लेस बताइए, तो आप क्या कहेंगे? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। डन का मैसेज दे दो, डन का मैसेज दे दो। हाँ जी, ऑडिट का भी ऐसे ही रिवीजन होगा बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। आगे फिर कहता है, अगर मैं आता हूं सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। ओह अच्छा, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, हाँ। तो कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज के लिए टाइम क्या होगा, डेट क्या होगा, प्लेस क्या होगा एजीएम का, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाएगा डिसाइड। परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसके लिए डायरेक्शन कौन देगा? मेंबर्स डायरेक्शन देंगे। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा चलेगा कि मेंबर देंगे डायरेक्शन बोर्ड को। हेलो ओए सुन भाई सुन, तुम्हें एजीएम इस दिन रखवानी है, इस मंथ में रखवानी है। डायरेक्टर कहेंगे अच्छा साहब ठीक है, चिंता मत करो, और डायरेक्टर डेट, टाइम एंड लोकेशन डिसाइड करेंगे। समझ आ गया? तो अल्टीमेटली डायरेक्शन किसने दी? मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में, पिछली जनरल मीटिंग में। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग रखवाई। ठीक हो गई इतनी बात? एक तो हाँ नहीं बोल रहे हैं ना। एक और कॉन्सेप्ट देखना जी, डे। हाँ जी, एजीएम किस दिन हो सकती है? लॉ कहता है किसी भी दिन हो सकती है, नेशनल हॉलिडे को बस माफ करना। यानी कि नेशनल हॉलिडे के दिन एजीएम नहीं होगी, अदरवाइज किसी भी दिन हो सकती है। द आंसर इज किसी भी दिन हो सकती है। ओके, फिर कहता है जी अनलिस्टेड कंपनी के केस में। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी में क्या होगा? लॉ कहता है एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी कहां पर हो सकती है? किसी भी प्लेस पे हो सकती है, किसी भी प्लेस इंडिया में। हाँ सर, अभी जो पढ़ा था हमने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, लॉ कहता है हैंग ऑन रुक जा। अनलिस्टेड कंपनी में पूरे इंडिया में कहीं भी कर लो, परंतु शर्त यह है कि कंसेंट आनी चाहिए राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। सर ऐसा हो सकता है कि हम हमारा जहाज जो है, समुद्री जहाज, वो मुंबई से गोवा जा रहा है, हम वहां पे एजीएम कर दें, तो समुद्र से जब मुंबई से गोवा जा रहे हो तो भारत से बाहर निकलते हो क्या? ऐसे करते हो कि चाइना से यू टर्न लेके आओ? नहीं, तो फिर रहे हो तो भारत के अंदर ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करो। परंतु शर्त यह है कि सभी मेंबर की कंसेंट चाहिए। क्या लिस्टेड कंपनी ये कर सकती है? नहीं, लिस्टेड कंपनी को तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सिटी, टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस में ही करनी पड़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात भी? आगे बढ़ते हैं। एजीएम के अंदर कौन से बिजनेस कंसीडर्ड हो सकते हैं? द आंसर इज ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकते हैं और स्पेशल बिजनेस भी कंसीडर्ड हो सकते हैं। अब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं, 102 के अंदर सेक्शन के अंदर हम जाकर पढ़ेंगे। अच्छा जी, फिर आता है जी पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, सेक्शन 97। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या कहता है? कहता है अगर मान लीजिए एजीएम नहीं हुई, अगर एजीएम नहीं हुई सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? किसी भी मेंबर की एप्लीकेशन के बाद एजीएम को करवा सकता है, बुला सकता है। तो दोबारा बोल दूं, अगर मान लीजिए एजीएम नहीं हुई सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग, अगर एजीएम नहीं हुई तो ट्राइब्यूनल किसी भी मेंबर की एप्लीकेशन जाने के बाद एजीएम को बुलवा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ट्राइब्यूनल यह भी डायरेक्शन दे सकता है कि कोई भी मेंबर जो मीटिंग में प्रेजेंट होगा,
चाहे वो प्रॉक्सी ही क्यों ना हो, वो भी कोरम में काउंट हो जाएगा। ये भी डायरेक्शन ट्राइब्यूनल दे सकता है। तो मतलब ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि प्रॉक्सी भी कोरम में काउंट हो जाए। द आंसर इज यस, वो भी पास कर सकता है ट्राइब्यूनल। ओके, ऐसी कोई भी मीटिंग जो कि ट्राइब्यूनल के डायरेक्शन पे हुई है, वो भी कंपनी की एजीएम, प्रॉपर एजीएम ही कहलाती है। ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बोलो, एजीएम ट्राइब्यूनल कब करवाएगा? सुओ मोटो या एप्लीकेशन? कहीं भी सुओ मोटो नहीं है, तो यानी कि एप्लीकेशन मूव होगी। यस, एप्लीकेशन कौन मूव करेगा? लॉ में लिखा है मेंबर। अच्छा, तो मेंबर मूव करेगा एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को, उसके बाद ट्राइब्यूनल मीटिंग खुद कराएगा या करवाएगा? द आंसर करा भी सकता है, करवा भी सकता है। करवाएगा किससे? डायरेक्टर से। और कराएगा कैसे? खुद। तो कॉल भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। बोलो ना हाँ। आगे ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि मेरे कहने पर अगर मीटिंग आई तो उसमें अगर प्रॉक्सी भी आया तो प्रॉक्सी भी वैलिड मीटिंग बना सकता है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चले जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर मान लीजिए एजीएम आप नहीं कर पाए। ओहो, अच्छा, मान लीजिए लॉ कहता है कि अगर डिफॉल्ट हुआ है बाय द कंपनी इन होल्डिंग द एजीएम इन अकॉर्डेंस विद 96, यानी कि कंपनी ने सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग अगर एजीएम नहीं की, या फिर ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन थी कि मीटिंग कराओ, आपने ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन का भी पालन नहीं किया, तो फिर कंपनी हो या उसके ऑफिसर हो, दे शैल बी पनिशेबल विद द फाइन। कितना? 1 लाख रुपए तक फाइन लगेगा, प्लस कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिफॉल्ट के केस में 5,000 रुपए पर डे का भी फाइन लगेगा। 5,000 रुपए पर डे का भी फाइन लगेगा। ठीक हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो आंखें बंद करके एक बार दोबारा से सोचना शुरू करो। अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है एजीएम होने में या फिर डायरेक्शन कंप्लाई करने में ट्राइब्यूनल की, तो क्या पेनल्टी लगेगी? हाँ। कितनी पेनल्टी है? 1 लाख रुपए तक, प्लस इसके अलावा 5,000 रुपए पर डे का फाइन भी लगेगा। 5,000 रुपए, जब ध्यान रखना, एक उसूल मान लेना कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में जब भी डेली बेसिस पे फाइन होता है ना, तो उसके आगे एक शब्द होता है आफ्टर द फर्स्ट। आफ्टर द फर्स्ट। ठीक हो गई इतनी बात? तो 5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ अ डिफॉल्ट, यहां पे वर्ड ध्यान रखना, आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि जो पहला दिन होता है डिफॉल्ट का, उस दिन ये 5,000 रुपए नहीं लगेंगे, उससे अगले दिन से लगने होंगे। पहले दिन को छोड़कर अगले दिन से लगेंगे 5,000 रुपए का फाइन। लो जी, तो ये हमारा 96 खत्म हुआ, 97 खत्म हुआ, 98 अभी नहीं हुआ, 99 खत्म हुआ। अब हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन 100, जो कि है EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो जी, सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कौन बुला सकता है? पहली बात, शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग खुद बुलाएं बिना किसी के कहे। होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बुलाएं। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं बुलाते, बल्कि उनको बुलवाने को कहा जाता है किसी मेंबर के द्वारा जो एलिजिबल मेंबर होता है। अब जो एलिजिबल मेंबर है इस सेक्शन में, उसे नाम दिया गया है रिक्विजिशनिस्ट। क्या नाम दिया गया है? रिक्विजिशनिस्ट। दोबारा बोलो, जो एलिजिबल मेंबर है 90 इस सेक्शन 100 के अंदर, उसे नाम क्या दिया गया है? रिक्विजिशनिस्ट। ठीक है, एलिजिबल कौन होगा अभी देखेंगे। फिलहाल वो रिक्विजिशनिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके कहने पर मीटिंग बुलाएंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, रिक्विजिशनिस्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा कि मीटिंग बुला लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा अब जाना, तो यानी कि रिक्विजिशनिस्ट को लॉ अधिकार कहता है, लॉ कहता है रिक्विजिशनिस्ट को, डोंट वरी डोंट वरी, अब तू मीटिंग बुला बेटा, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो क्या EGM रिक्विजिशनिस्ट भी बुला सकता है? द आंसर इज यस, रिक्विजिशनिस्ट भी बुला सकता है। ओके, चौथा तरीका, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाई, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद बुलाई, ना रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे बुलाई, ना रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई, तो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जबकि ट्राइब्यूनल मीटिंग बुला सकता है। ओ, तो 4 तरीके हैं, एक तरीके के 4 तरीके।
ईजीएम बुलाने के, एक बार दोबारा रिकॉल करोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ब खुद सुओ मोटो, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉन रिक्वेस्ट बाय रिक्वेजिशनिस्ट, तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिक्वेजिशनिस्ट को मना कर दिया तो रिक्वेजिशनिस्ट ने खुद मीटिंग बुला ली, और चौथा तरीका ट्राइब्यूनल बुला रहा है, ईजीएम ट्राइब्यूनल बुला रहा है। चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ईजीएम बुलाता है तो सारे वही नियम कानून जो कि जनरल मीटिंग में लगते हैं वही अप्लाई हो जाएंगे। मतलब 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 21 क्लियर डेज का नोटिस होगा, फिर वही सब चलेगा जैसे कि चलता है नॉर्मली। परंतु अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर के कहने पर, एलिजिबल मेंबर यानी कि रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पर मीटिंग बुला रहा है, तो अब सोचो, मन में सोच के देखो स्टेप क्या क्या होंगे। एक रिक्वेजिशनिस्ट का लेटर आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर पे सब ठीक ठाक है, आशा करते हैं आप भी ठीक ठाक होंगे, अपनी ऐसी तैसी कराते हुए मीटिंग बुला लो मेरे कहने पर। अच्छा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके कहने पर मीटिंग बुलाएंगे। स्टेप नंबर 1 रिक्वेजिशन आई। स्टेप नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाकी मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे कि चलो बुलावा आया है, एक और मेंबर ने बुलाया है, आ जाओ। तो यानी कि स्टेप नंबर 1 रिक्वेजिशन आई, स्टेप नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बाकी मेंबर्स को बुलावा भेज दिया, बाकी मेंबर्स को बुलावा भेज दिया। तो लॉ कहता है अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कितने दिन में बुलावा भेजोगे? जिस दिन ये रिक्वेजिशन आई है उसके 21 दिन के अंदर अंदर। कब? 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब बुलावा भेजोगे, और इस केस के अंदर ईजीएम हो जानी चाहिए कितने दिन के अंदर अंदर? मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिक्वेजिशन। ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन के अंदर अंदर जब रिक्वेजिशनिस्ट रिक्वेस्ट करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन के अंदर बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे, और मीटिंग हो जानी चाहिए 45 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिक्वेजिशन। क्लियर हो गई इतनी बात भी? अगली बात, अब ये रिक्वेजिशन कौन देगा? रिक्वेजिशनिस्ट देगा। ठीक है जी। जो रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और रिक्वेजिशनिस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करने वाला। तो ये जो रिक्वेजिशन होगा इसके अंदर सारे के सारे मैटर लिखे जाएंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच द मीटिंग टू बी कॉल्ड, यानी कि वो सारा एजेंडा जो कि इस मीटिंग को क्यों बुला रहा है रिक्वेजिशनिस्ट, पूरे का पूरा बताया जाएगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा भी रिक्वेजिशनिस्ट हो सकते हैं, लॉ कहता है बिल्कुल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर एक से ज्यादा रिक्वेजिशनिस्ट हैं तो फिर इस रिक्वेजिशन को सारे के सारे रिक्वेजिशनिस्ट साइन करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक साइन कर दे उन सबके बिहाफ पर, तो भी सफिशिएंट है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दोबारा बोलता हूं, रिक्वेजिशनिस्ट के अंदर सारे मैटर्स बताए जाएंगे जिनके लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है। रिक्वेजिशनिस्ट को सारे के सारे रिक्वेजिशन को सारे के सारे रिक्वेजिशनिस्ट साइन करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि उनमें से एक साइन कर दे सबके बिहाफ पर, द आंसर इज ये भी पॉसिबल है। ओके, अब हम आते हैं उस सिनेरियो पर जहां ईजीएम रिक्वेजिशनिस्ट बुलाता है, परंतु उससे पहले एक दो छोटी और चीजें निपटा देना। हाँ जी, मैंने कहा जी रिक्वेजिशनिस्ट ये कौन होता है? मतलब एलिजिबल मेंबर। अब एलिजिबल मेंबर कौन है? लॉ कहता है मैं बताता हूं ना। अगर तो कंपनी ऐसी है जिसकी शेयर कैपिटल है, तो रिक्वेजिशनिस्ट का मतलब होता है कोई भी मेंबर जो होल्ड करता है कम से कम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग द वोटिंग पावर। कम से कम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग द वोटिंग पावर। मन में रिकॉल करो, पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग द वोटिंग पावर। अच्छा, क्या प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड किया जाएगा? सवाल उठा, आया तो पेड अप कैपिटल है मगर आगे वोटिंग पावर लिखा है, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है? नहीं होती। तो क्या उन्हें काउंट किया जाएगा? नहीं काउंट किया जाएगा, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल को ही कंसीडर्ड किया जाएगा। ध्यान रखना, इस पे सवाल बना सकता है परेशान करने के लिए तुम्हें। अगली बात, मेंबर हैविंग जिसके पास कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर उन कंपनीज में जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होगी, जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होगी। रिकॉल करके देखो, अगर मेंबर के पास अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो मेंबर जिनके पास कम से कम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग पावर है, और मेंबर के कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर हैविंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब आगे आया। हाँ, अब मैं बढ़ता हूं
ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, ईजीएम बाय द रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। क्या ये पॉसिबल है कि रिक्विजिशनिस्ट खुद ईजीएम बुलाएं? हाँ, ये कब होगा? जब रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम बुलाना चाहते थे, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा कि भाई साहब मीटिंग बुला लो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें क्या कहा? अबे जाना। क्या कहा? अबे जाना। तो फिर रिक्विजिशनिस्ट ऐसे केस में जब उसकी झंड हो जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तो लॉ उसे अधिकार देता है। हाँ, लॉ कहता है मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, अरे तू बुला खुद। तो क्या रिक्विजिशनिस्ट खुद ईजीएम बुला सकता है? द आंसर इज हाँ, वो खुद बुला सकता है। ओके, अच्छा, जब वो खुद बुलाएगा तो यहां लगेगा सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। क्या लगेगा? सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। तो ध्यान रखना 100 सबसेक्शन 4 किसका है? मैं हालांकि सबसेक्शन याद करने को नहीं कहूंगा, सिवाय दो तीन चीजों के, दो तीन जगहों को छोड़कर। ये उनमें से एक जगह है। सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 याद कर लेना, अपने खून में बसा लेना कि ये ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट का है। चलिए जी, बढ़ते हैं। अब ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट के कुछ रूल्स हैं, वहीं पे रूल्स में जाके ही क्लियर होता है ये, ध्यान रख लेना। जब भी आपको ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट की बात आए तो लिख देना सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 रेड विद द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। ओके ओके, अब आगे एक एक रूल बड़ा खतरनाक सा है, ये ध्यान रखना। ये और बात है कि इनके ऊपर अभी सवाल नहीं आया, तो फिर बच्चे भी बचे पड़े हैं और इसलिए रूल की महानता थोड़ी कम सी हो गई है, अदरवाइज ये बहुत रूल पेचीदा हैं। सुन लेना, सबसे पहले क्या कहता है कि अगर रिक्विजिशनिस्ट अब ईजीएम बुलाने जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? कोई भी मेंबर रिक्विजिशन देगा ईजीएम बुलाने के लिए। सवाल उठा, मेंबर किसको रिक्विजिशन देगा? द आंसर इज रिक्विजिशनिस्ट को। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा, रूल नंबर 17 है ये, रूल नंबर 17। कोई भी मेंबर, चाहे जिसके पास कोई भी कितने भी शेयर हो, यस, वो रिक्वेस्ट करेंगे रिक्विजिशनिस्ट को। ये मैं बताता हूं क्लास के अंदर भी कि भैया ये पक्की बात है पक्की बात है कि जिसने भी ये रूल बनाया है उसने रामायण देखी थी। रामायण के अंदर अगर आपको याद हो तो हनुमान जी अपनी पावर भूल चुके थे। जामवंत जी उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था हाँ, क्या कर रहे हो हनुमान जी, समुद्र लांग जाओ हनुमान जी ने कहा था ऐसा है भाई, मजे मत ले, देख कितना बड़ा समुद्र है, कैसे लांग जाऊं। जामवंत जी ने कहा तुम कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा जाना, क्या बात कर रहा है। अरे जामवंत जी ने कहा हाँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, याद करो बचपन में जब तुम बच्चे थे तब तुम बड़ी शरारत किया करते थे, तुम्हें श्राप मिला था कि तुम अपनी पावर भूल जाओगे, मगर वरदान मिला था कि जब तुम्हें पावर याद दिलाएंगी तो तुम्हें ये पावर याद आ जाएगी, तुम्हें ये सारी पावर याद आ जाएंगी। कुछ याद आया? हनुमान जी ने कहा बात तो याद आ रही है भाई साहब, या आ गई, याद आ गई, अरे समुंदर ले समुंदर ठा। अब पक्की बात है जिसने रूल बनाए उसने यही वाला एपिसोड देखा, तो वो क्या कह रहा है? कहता है रिक्विजिशनिस्ट ने पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा मीटिंग बुला ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा जाना, फिर मेंबर्स ने रिक्विजिशनिस्ट को कहा हाँ करवा ली झंड, अबे तेरे पास भी तो पावर है, तू भी तो ईजीएम बुला सकता है, भूल गया, याद दिलाएं। रिक्विजिशनिस्ट कहेगा हाँ हाँ याद आ गया, अरे मैं बुलाता हूं, रिक्विजिशनिस्ट कहेगा। बताओ ये तो क्या बनाया है रूल, कमाल कर दिया। कहता है मेंबर रिक्वेस्ट करेगा ईजीएम के लिए, किसको करेगा? ऑब्वियसली रिक्विजिशनिस्ट को। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कब जाएगी? कम से कम 21 दिन पहले, प्रायर टू द प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम, यानी कि 21 दिन पहले, मतलब बिफोर द डिस्पैच ऑफ नोटिस। तो ये रिक्वेस्ट मेंबर रिक्विजिशनिस्ट को करेगा नोटिस भेजने से पहले। अच्छा, ये जरूरी है क्या कि मेंबर रिक्वेस्ट करे ही करे? लॉ कहता है ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ड है मेंबर में। अब पूरे कॉन्सेप्ट को जरा रिकॉल करो। कहता है कोई भी मेंबर रिक्विजिशन दे सकता है रिक्विजिशनिस्ट को कि आप मीटिंग बुला लीजिए, परंतु ये रिक्वेस्ट कैसे सबमिट की जाएगी मेंबर के द्वारा? राइटिंग में भी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी की जा सकती है, कम से कम 21 दिन पहले, प्रायर टू द प्रपोज्ड ईजीएम। समझ आई बात? आगे नेक्स्ट पॉइंट,
जब ये रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग बुलाएगा तो उस मीटिंग के नोटिस में डेट भी, प्लेस भी, टाइम भी, सब कुछ लिखा जाएगा। द आंसर इज यस। बट एक बात ध्यान रख लेना, वो क्या कि जब भी रिक्वेजिशनिस्ट ईजीएम बुलाएगा तो ईजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या फिर इन द सेम सिटी और टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड होगी, वहां होगी। और ये किसी भी हालत में नेशनल हॉलिडे पे नहीं होगी जब भी रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग बुलाएगा। अच्छा, एक बात बताना, आंखें बंद करके बताना। मैंने कहा जब रिक्वेजिशनिस्ट ईजीएम बुलाएगा, कहां बुलाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे या विद इन द सेम सिटी और टाउन जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड। आप ध्यान रखना, लॉ मेकर ने एक गलती कर दी, सेम सिटी और टाउन लिखा है, विलेज नहीं लिखा। सेम सिटी और टाउन लिखा है तो विलेज शब्द मत लिख के आना। छोटी छोटी बातें मार्क करते जाना। दूसरी बात, क्या ये रिक्वेजिशनिस्ट ने जब मीटिंग बुलाई तो ये नेशनल हॉलिडे के दिन हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाएगा तब भी कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाता है तो वो किसी भी दिन हो सकती है? यस। वो नेशनल हॉलिडे पे भी हो सकती है? द आंसर इज यस। वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं हो सकती है? द आंसर इज यस। हां, कहीं भी हो सकती है। अच्छा, क्या इंडिया के बाहर भी हो सकती है? इंडिया के बाहर, यहां पर एक पॉइंट कहता है, इंडिया के बाहर कहता है कोई भी ईजीएम जो होगी वो इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए सिवाय एक कंपनी को छोड़कर। वो कौन हो सकती है? ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। केवल एक कंपनी को छोड़कर, दैट इज होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल, मॉन्डलीज। मॉन्डलीज जो है उसकी एक होली ओन सब्सिडरी है, नाम है कैडबरी इंडिया। तो कैडबरी इंडिया होली ओन सब्सिडरी कंपनी है मॉन्डलीज की। तो मॉन्डलीज कैडबरी इंडिया की ईजीएम कहां करवाता है? यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर करवाता है। ठीक हो गई तेरी बात भी? चलिए, तो बात ध्यान रख लेना कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे तो केवल एक रेस्ट्रिक्शन है, इंडिया में ईजीएम हो, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि किसी भी वक्त बुलाओ, किसी भी डे बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब रिक्वेजिशनिस्ट ईजीएम बुलाएगा तो रेस्ट्रिक्शन है। क्या? मीटिंग कहां होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर विद इन द सेम सिटी और टाउन। विलेज नहीं, एजीएम में विलेज भी शब्द था, यहां नहीं है। विद इन द सेम सिटी और टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। ओके, ये किसी भी दिन हो सकती है नेशनल हॉलिडे को छोड़कर। ओके ओके ओके। अगली बात, नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स्ड। ठीक है जी, देखो जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 के अंदर हम जाके पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि हम ये एजेंडा क्यों कंसीडर करने जा रहे हैं। तो जहां पर एजेंडा का मतलब एक्सप्लेन किया जाता है, बट ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिक्वेजिशनिस्ट की नहीं। तो इसलिए लॉ मेकर क्या कहता है कि कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 102। कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है 102 के अंदर। ठीक है ना, नोटिस ऑफ ईजीएम के साथ में जब रिक्वेजिशनिस्ट देगा ना तो वो, यानी कि रिक्वेजिशनिस्ट जब नोटिस ऑफ ईजीएम देगा तो उसके साथ में कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसे देने की जरूरत नहीं है। हां, अगर वो चाहे तो वो क्या कह सकता है? ही मे डिस्क्लोज द रीजन फॉर द रेजोल्यूशन विच प्रपोज टू मूव। यानी कि जो रेजोल्यूशन प्रपोज होने वाला है ईजीएम के अंदर, उसका रीजन दे सकता है कि मैं इसलिए ईजीएम बुलाने जा रहा हूं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। ओके, सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग मतलब क्या है? अब ये पॉइंट लॉ मेकर ने इस पॉइंट में डाल तो दिया इन रूल्स के अंदर, बट ये किस पॉइंट पे है? मैंने कहा जी याद करो, ईजीएम बुलाने के 4 तरीके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुओ मोटो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉन रिक्वेजिशन बाय द रिक्वेजिशनिस्ट, रिक्वेजिशनिस्ट खुद ब खुद, और ट्राइब्यूनल। ये जो पॉइंट है ना, ये है सेकंड वाले पे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलाते हैं अपॉन द रिक्वेजिशन बाय द रिक्वेजिशनिस्ट, रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ईजीएम बुलाते हैं तो सवाल उठा, जो नोटिस ऑफ मीटिंग है वो किसको दिया जाता है? मेंबर को दिया जाएगा। कौन से मेंबर? वो मेंबर जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा। किस दिन का रजिस्टर ऑफ मेंबर? जो फाइनल हुआ है जिस दिन रिक्वेजिशन आई,
जिस दिन रिक्वेजिशन आई उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर फाइनल हुआ है, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर की लिस्ट फाइनल हुई है, उस रजिस्टर पे ये नोटिस सर्व किया जाएगा। उस लिस्ट ऑफ मेंबर पे ये नोटिस सर्व करेंगे। कौन सर्व करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसने रिक्वेस्ट की? रिक्वेजिशनिस्ट ने। कौन सी लिस्ट पर? जिस दिन रिक्वेजिशन आई उसके 3 दिन में कभी भी ये मेंबर फाइनल, ये लिस्ट ऑफ मेंबर फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक हो गई इतनी बात भी? डन का मैसेज मिल सकता है। आगे लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पर भी, अब रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ईजीएम नहीं बुलाई, तो क्या अब रिक्वेजिशनिस्ट खुद ईजीएम बुला सकता है? द आंसर इज हां, रिक्वेजिशनिस्ट खुद ईजीएम बुला सकता है। ओके, अब रिक्वेजिशनिस्ट जब ईजीएम बुलाएगा तो अब कौन सी लिस्ट फाइनल की जाएगी? रिक्वेजिशनिस्ट जब ईजीएम बुलाएगा तो कौन सी लिस्ट फाइनल की जाएगी? द आंसर इज, देखो जी, पहली बात, सबसे पहले हुआ, मैं स्टेप बताता हूं क्या हुआ ये, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है ये, टेक्निकलिटी की एक्सट्रीम लेवल है ये, तो इसलिए समझना जरा इसे। जी, स्टेप नंबर 1, सबमिशन ऑफ रिक्वेजिशन हुआ। सबमिशन ऑफ रिक्वेजिशन। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, रिक्वेजिशन के सबमिट होने के बाद हमने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाकी मेंबर्स को नोटिस दे सकते हैं 21 दिन के अंदर अंदर। अगर 21 दिन के अंदर नोटिस नहीं दिया उन्होंने, तो इसका मतलब वो मीटिंग नहीं बुलाना चाहते हैं। तो अब 21st डे को जो लिस्ट ऑफ मेंबर है वो दे दो रिक्वेजिशनिस्ट को, क्योंकि अब रिक्वेजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलानी है। इस लिस्ट को डेली अपडेट करते रहो। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कि इसे डेली अपडेट करते रहो। कब तक? 45th डे तक। 45th डे तक इस लिस्ट को डेली अपडेशन में डाल दो। 45th डे की लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है। 45th डे की लिस्ट एक फाइनल लिस्ट है, जिस लिस्ट पर नोटिस जाएगा। समझ आ गई इतनी बात? तो 45वें दिन की लिस्ट एक फाइनल लिस्ट है जिस पर नोटिस जाएगा। अब 45वें दिन नोटिस भेजा आपने, उसके बाद 2 दिन यानी कि 48 घंटे तो पहुंचने में लगेंगे। डीम्ड रिसिप्ट 48 घंटे लगते हैं, फिर 21 क्लियर डेज फिर आगे लगेंगे। तो ओवरऑल मिला के लॉ कहता है जी मीटिंग हो जानी चाहिए कितने? 3 मंथ्स के अंदर अंदर। 3 मंथ्स के अंदर ईजीएम हो जानी चाहिए। अगर ईजीएम कौन बुलाता है? रिक्वेजिशनिस्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर रिक्वेजिशनिस्ट ईजीएम बुला रहा है तो कौन सा डे होगा फाइनल, जब लिस्ट ऑफ मेंबर फाइनल होगी? 45th डे। सबसे पहले लिस्ट कब मिलेगी? 21st डे पर। डेली अपडेशन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। यही लॉ लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा। अब ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर आता है जी मोड ऑफ गिविंग नोटिस। नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा? किसका? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। कौन दे रहा है? रिक्वेजिशनिस्ट दे रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है जी कि नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन बाय, हाँ जी, स्पीड पोस्ट के द्वारा दिया जा सकता है, यस दिया जा सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, यस। इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा, यस। तो यानी कि स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, रजिस्टर्ड पोस्ट सबके द्वारा दिया जा सकता है। हाँ, अगर मेंबर रिक्वेजिशनिस्ट जो मीटिंग बुला रहा है, अगर मुझे पता लग गया कि तूने जानबूझ के किसी को नोटिस नहीं दिया, तो पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड है। परंतु अगर गलती से देना रह गया, यानी एक्सीडेंटल ओमिशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग फिर भी वैलिड रहेगी। मतलब दिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। बताओ ये जी, कोई भी दिक्कत यहां पर?
हाँ जी, हमारी क्लास 2 चैनल पे चल रही है, एल्डाइन पे भी चल रही है और ये मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है, दोनों जगह चल रही है। भाई साहब रिवीजन में तेल निकल जाता है, मैंने देखा है। चलिए, तो यानी कि अब कौन कौन से सेक्शन आज हमारे हो गए अभी तक? 96 हो गया, यस। 97 हो गया, यस। 98 नहीं हुआ, 99 हो गया, यस। 100 हो गया, यस। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 98 पर, ईजीएम बाय ट्राइब्यूनल। रिकॉल करना 97 के साथ, एजीएम बाय ट्राइब्यूनल के साथ रिकॉल कीजिएगा। एजीएम बाय ट्राइब्यूनल किसके कहने पर बुलाई जाती है? केवल मेंबर के। ईजीएम बाय ट्राइब्यूनल किसके कहने पर बुलाई जा सकती है? ट्राइब्यूनल खुद भी बुला सकता है। ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर भी बुला सकता है या एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर भी बुला सकता है। ओह अच्छा, फिर अगली बात, ट्राइब्यूनल ये ईजीएम कब बुलाएगा? जब जब ईजीएम को बुलाना, वर्ड क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस पूरे सेक्शन में? इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। जब जब ईजीएम को बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, मतलब इम्पॉसिबल हो जाए, तब तब ट्राइब्यूनल ईजीएम बुला सकता है, तब तब ट्राइब्यूनल ईजीएम बुला सकता है। दोबारा बोलता हूं, तो कब कब ईजीएम बुलाएगा ट्राइब्यूनल? जब जब ईजीएम को बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तब तब ट्राइब्यूनल खुद ब खुद डायरेक्टर की एप्लीकेशन पर, किसी मेंबर की एप्लीकेशन पर ईजीएम बुला सकता है। अच्छा, फिर कहता है ट्राइब्यूनल यहां पर यह डायरेक्शन भी दे सकता है क्या, कि अगर एक मेंबर भी मीटिंग में आ गया, चाहे खुद या प्रॉक्सी के द्वारा, तो भी वैलिड मीटिंग हो जाएगी। अगर एक मेंबर भी इस मीटिंग में आ गया, चाहे खुद या प्रॉक्सी के द्वारा, तो फिर भी वैलिड मीटिंग हो जाएगी। ट्राइब्यूनल ऐसी डायरेक्शन भी दे सकता है। ये हुआ मेरा सेक्शन 98। तो 96 बोलो जी, 96 किसका है? सेक्शन याद करना शुरू करते हैं। सेक्शन 96 एजीएम का, सेक्शन 97 एजीएम बाय ट्राइब्यूनल का, सेक्शन 98 ईजीएम बाय ट्राइब्यूनल का, सेक्शन 99 डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम का या ईजीएम का, मतलब डिफॉल्ट का, सेक्शन 100 ईजीएम का, सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 ईजीएम बाय रेक्विजिशनिस्ट का, ईजीएम बाय रेक्विजिशनिस्ट का। क्लियर हो गई इतनी बात? आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 100। सेक्शन नंबर 101, सेक्शन नंबर 101। ओके, बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस की। हाँ जी, मुझे बताइए नोटिस कैसे सर्व किया जाता है? नोटिस सर्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, पर्सनली, हाथ में जाके डिलीवर कराओ नोटिस। ले भाई, मेरे चाचू की शादी में जल्लूल जल्लूल आना, समझ आई बात? तो पर्सनली कब यूज होता है? जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को नोटिस देने जा रही है, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ही, जो फैक्ट्री में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, उन्हें ही बुला रही है कि आ जाना, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास शेयर्स है ना, इसलिए। दूसरा, पोस्ट के थ्रू नोटिस दिया जा सकता है। कहां पर? रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया में। परंतु अगर कोई रजिस्टर्ड एड्रेस इंडिया में नहीं है, तो फिर एनी अदर एड्रेस विद इन इंडिया, एनी अदर एड्रेस विद इन इंडिया, वहां पे भी नोटिस दिया जा सकता है। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी नोटिस दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब बिजली की तारों में डाल देंगे, करंट के थ्रू पास होगा, यूं यूं करके नोटिस जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे ईमेल। अच्छा, तो यानी कि रिकॉल करो, पर्सनली भी दिया जा सकता है, पोस्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है। पोस्ट कहां होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन इंडिया, और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन इंडिया नहीं है तो एनी अदर ऑफिस विद इन इंडिया, वहां पर भी, और इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी दिया जा सकता है। ओके, अगर मान लीजिए मेंबर कहता है कि भैया मुझे तो नोटिस मिलना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। अच्छा, यहां पोस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पोस्ट। क्या मतलब होता है? नॉर्मल पोस्ट। बोलो ना हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेंबर कहता है कि नोटिस मुझे मिलना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, नॉर्मल पोस्ट के द्वारा नहीं, तो बेटा कंपनी है, ध्यान रखना, तेरी बुआ तो लगती नहीं है, तो इसलिए पहले एक काम कर, पैसे जमा करा, जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जमा करा, तब जाके कंपनी तुझे स्पेशल पोस्ट के थ्रू, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू नोटिस भेज देगी।
ठीक हो गई इतनी बात। अगली बात, जॉइंट होल्डर हैं, मान लीजिए मिस्टर एंड मिसेस राम, तो नोटिस किसे जाना चाहिए? जिसका नाम भी पहले आएगा, जिसका नाम भी पहले आएगा। तो कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है कि जब भी विवाह हो जाए तो वाइफ का नाम दूसरे नंबर पे लिखवाना, या फिर कन्याओं को हस्बैंड के नाम पीछे की तरफ लिखवाना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सर्विस ऑफ नोट। अब यहां क्लास में बैठे हुए हैं हमारे लौंडे क्या कहेंगे, हमारे लड़के क्या कहेंगे? अरे सर दिल दे दिया है, क्या मतलब नाम पीछे रखवाएंगे? मैं पता नहीं, सब कुछ उसका है सर, सब कुछ उसका है। भावनाओं में बहे हुए हैं बेचारे, बिल्कुल भावनाओं में बहे हुए हैं ना अभी तो, बिल्कुल बेचारे। चलिए चलिए कोई बात नहीं, होता है होता है। सब उसी का है भाई, सब उसी का है। आगे बढ़ते हैं। नोटिस जब भी भेजा जाएगा तो माना जाएगा कि ये नोटिस रिसीव हो गया। कब? डीम्ड रिसीव्ड कितने घंटे बाद? 48 घंटे बाद। डीम्ड रिसिप्ट कितने घंटे बाद माना जाएगा? 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। ठीक हो गई इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं। कितने दिन का नोटिस होना चाहिए? कितने दिन का? द आंसर इज 21 क्लियर डेज का, 21 क्लियर डेज। बट जैसे ही सेक्शन 8 कंपनीज की बात करता हूं, वहां कितना हो जाएगा? 14 क्लियर डेज। सेक्शन 8 कंपनीज में 14 क्लियर डेज का नोटिस हो जाएगा। ओके। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, कंपनी गलती से नोटिस भेजना किसी को भूल गई, तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। परंतु कंपनी ने जानबूझ के मजे लिए और किसी को नोटिस नहीं भेजा, तो होल मीटिंग विल बी इनवैलिड, यानी कि पूरी प्रोसीडिंग इनवैलिड है। ठीक हो गई इतनी बात। ये केस लॉ मसल वाइट का करने की अब जरूरत नहीं है, पहले था अब नहीं है, अब यहां पर रेलेवेंट। हाँ जी, किस किस को नोटिस जाएगा? द आंसर इज एवरी मेंबर को। अच्छा, मेंबर बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को जाएगा। यस, ये और बात है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट का अधिकार तो नहीं मिलता, बट जब मैच चल रहा होता है तो कुछ स्पेक्टेटर भी तो आते ही आते हैं ना, कुछ स्पेक्टेटर भी तो आते हैं। यस, तो इसलिए जरूरी थोड़ा ना है कि सारे मैच खेलने ही आएंगे, कुछ स्पेक्टेटर भी होते हैं, इसलिए तो ये स्पेक्टेटर है बस। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी नोटिस जाएगा। यस, ऑफिशियल असाइनी को भी नोटिस जाएगा। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कब? जब मेंबर की डेथ हो गई। ऑफिशियल असाइनी को कब? जब मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, ऑडिटर को भी नोटिस जाएगा। हाँ, डायरेक्टर को भी नोटिस जाएगा। हाँ, सर्विस ऑफ नोटिस कहता है जब वेयर द नोटिस इज सेंट बाय द पोस्ट, तो ये डिलीवर्ड हो जाना चाहिए एग्जैक्ट, मान लिया जाएगा डिलीवर हो गया कितने? एग्जैक्ट 48 घंटे के बाद। मान लेंगे कि एग्जैक्ट 48 घंटे के बाद, मान लेंगे कि एग्जैक्ट 48 घंटे के बाद ये रिसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। आगे, कंटेंट ऑफ नोटिस। नोटिस में क्या क्या आएगा? ओहो, नोटिस में क्या क्या आएगा? हाँ जी, राम की शादी है रिया से, मेरे चाचू की शादी में जलूल आना। नोटिस में ये लिखोगे? नहीं, इसमें आएगा कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, कंपनी का मीटिंग की डेट क्या है, आवर्स क्या है, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होने हैं, और रेजोल्यूशन कौन कौन से मूव होने हैं वहां पर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कौन से मूव होने हैं। साथ में नोटिस में एक चीज और लिखी जाएगी कि मेंबर को अधिकार है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दें, और साथ में ये जो प्रॉक्सी है इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। आगे, सेक्शन 101 के आपने जितने भी प्रोविजन देखे, क्या वो सारे के सारे प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी लगेंगे? हाँ, प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी लगेंगे, परंतु प्राइवेट कंपनी का अगर आर्टिकल कुछ और ऊटपटांग कहता है तो फिर वो जो आर्टिकल कह रहा है वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। चैप्टर की ड्यूरेशन 2 आवर्स कर दीजिए, मतलब डेली के चैप्टर की ड्यूरेशन। भाई साहब, जितना रिवीजन में तेल निकल रहा है ना, 2 घंटे की क्लास कर दी तो मुझे हर क्लास में जाके गला दबाना पड़ेगा किसी से। चलिए शॉर्टर नोटिस पे आते हैं, शॉर्टर नोटिस पे। ओके, क्या कहता है?
मैंने कहा जी नोटिस कितने दिन का होना चाहिए, 21 क्लियर डेज का। क्या ये पॉसिबल है कि 21 क्लियर डेज से कम का नोटिस हो? हाँ, अगर वो 21 क्लियर डेज से कम का कोई नोटिस ऑफ मीटिंग है तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्टर नोटिस कहते हैं। अच्छा, लॉ कहता है अगर कंपनी तुमने शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलानी है तो सबसे जरूरी है क्या कि कंसेंट लो। कंसेंट कभी भी ले सकते हो, यस, चाहे मीटिंग से पहले, चाहे मीटिंग के अंदर, चाहे मीटिंग के बाद। अच्छा, कंसेंट कैसे होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए, राइटिंग में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंसेंट कितनों से लेनी है? लॉ कहता है मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। एजीएम की अगर बात करें तो लॉ मेकर ने कहा कंसेंट ली जानी चाहिए कम से कम 95% ऑफ द मेंबर्स की जिनको वोट डालने का अधिकार है। दोबारा बोलता हूं, कम से कम 95% ऑफ द मेंबर्स की जिनको वोट डालने का अधिकार है। और अगर मैं अदर जनरल मीटिंग की बात करूं तो फिर किसकी कंसेंट ली जानी चाहिए? देखो जी, दो केस बन सकते हैं, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है और अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। अदर जनरल मीटिंग मतलब ईजीएम, तो ईजीएम के केस में अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो फिर मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस कम से कम 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, एक बार मन में रिकॉल करो, एक बार मन में रिकॉल करो। अजय कुमार जी, फाइनल की क्लास 5 तारीख से शुरू है रिवीजन। हाँ जी, फटाफट मन में रिकॉल करो, मन में रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। चलिए, एजीएम के केस में 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, केवल नंबर ऑफ मेंबर्स। ईजीएम के केस में दो केस हो सकते हैं, पहला कंपनी की शेयर कैपिटल है, दूसरा कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। कंपनी की शेयर कैपिटल है तो बोलो 50% मेजॉरिटी इन नंबर। मेरे साथ एक बार रिकॉल करो फटाफट, आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेंट किसकी चाहिए? रिकॉल करो, रिकॉल करो, कंसेंट फॉर शॉर्टर नोटिस। एजीएम के केस में, ईजीएम के केस में, ईजीएम में दो केस, शेयर कैपिटल है, नो लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में दिमाग में फटाफट फिट करो फिगरे। एजीएम में 95% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ईजीएम के केस में कंपनी की अगर शेयर कैपिटल है तो फिर मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन नंबर्स प्लस 95% की कंसेंट चाहिए इन वैल्यू। वैल्यू किसकी देखनी है? जिनके पास वोटिंग पावर है उन्हीं की देखनी है, उन्हीं शेयर्स की देखनी है। अच्छा, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर देखनी है। फिर क्या यही रिकॉल हो पाया है तुमसे? क्या इतना रिकॉल हो पाया है? एक तो तुम हां नहीं बोल रहे, क्या इतना रिकॉल हो पाया है? बोलो ना हां। क्लियर? अरे बोलो ना भाई, क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाउ सच कंसेंट शुड बी टेकन, ये भी हो गया। कंसेंट, अच्छा कंसेंट कैसे ली जानी चाहिए? मैंने कहा जी रिटर्न में ली जानी चाहिए। अब देखो जी, एक प्रॉब्लम आई, कहता है मान लीजिए आपको जिनसे कंसेंट लेनी थी उनसे नहीं मिली। अगर जिनसे आपने कंसेंट लेनी थी उनसे कंसेंट नहीं मिली तो अब क्या होगा? अगर यह प्रूव हो गया कि इसके कारण किसी मेंबर का नुकसान हुआ, क्यों? क्योंकि आपने ईजीएम में कंसेंट मंगवाई, आपको कंसेंट जितनी चाहिए थी 95% वगैरह नहीं आई, फिर भी आपने ईजीएम कर दी। किसी मेंबर ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि मैं तो प्रिजुडाइज्ड हुआ हूं, मेरा नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेंबर कहे कि मेरा नुकसान हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेंबर यह कहना चाहता है कि सर अगर मैं इस मीटिंग में जाता, अगर मैं इस मीटिंग में जाता तो फिर ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसे पास ना होने देता। अच्छा, अगर ये प्रूव हो गया जज के सामने कि अगर ये बंदा मीटिंग में जाता तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ है सही में ही पास ना होने देता क्योंकि इसके पास इतने वोट थे, तो फिर जो भी मीटिंग है सारी इनवैलिड हो जाएगी शॉर्टर नोटिस पे जो हुई है।
तो कंपनी ध्यान रखना, आप आग से खेल रहे हो। अगर शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला रहे हो तो या तो कंसेंट ले लो या फिर मेंबर को लॉलीपॉप दे दो कि चल बेटा चुपता रहे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि जिन मेंबर्स की कंसेंट नहीं आई, अगर उनके पास इतने वोट थे कि अगर वो आते तो इस रेजोल्यूशन को पलट सकते थे, तो इसका मतलब वो प्रेजुडाइज हुए हैं, और अगर वो प्रेजुडाइज हुए हैं तो पूरी मीटिंग इनवैलिड मीटिंग है। तो अब कंपनी ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि आग से तुम्हें खेलना है कंपनी। तो इसलिए अगर मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे होती है और अगर कंसेंट नहीं आती कंपनी को, तो भी मीटिंग वैलिड तो होगी, परंतु केवल एक शर्त है कि अगर कंसेंट नहीं भी आई तो भी वैलिड है, परंतु एक शर्त है क्या, कि कोई भी मेंबर प्रेजुडाइज्ड ना हो। प्रेजुडाइज्ड ना हो यानी कि उसका नुकसान ना हो, यानी कि उसके पास इतने वोट्स ना हो कि वो पलट सकता था परंतु वो आ नहीं पाया। समझ आ गई बात? एक तो तुम हां नहीं बोल रहे ना। आगे अगली बात, ये जो नोटिस ऑफ मीटिंग है ये कंपनी की वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा, अगर कोई वेबसाइट है तो, इफ एनी अगर है वेबसाइट तो वहां पर भी प्लेस किया जाएगा। तो ये हुए हमारे 5 सेक्शन, 5 या 6 सेक्शन आज के। 96 मन में बोलो एजीएम, 97 एजीएम बाय ट्राइब्यूनल, 98 ईजीएम बाय ट्राइब्यूनल, 99 consequences of default, section 100 EGM, section 100 subsection 4 EGM by requisitionist, section 101 notice of meeting। ये थी आज की पहली क्लास। कल मिलेंगे दोबारा 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए।